अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर तो पेट्रोल की कीमतों का नई बुलंदियों को छूना था, लेकिन एक ऐसी खबर इस्लामाबाद से आई, ऐसा वाक़या वहाँ वकूफ़ पज़ीर हुआ इस्लामाबाद में जो सारी खबरों पर हावी हो गया। सारा दिन उसी की खबर चली और इस पर कम बात हुई। हम प्रोग्राम में इस पर बात तो ज़रूर करेंगे, लेकिन जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो ये हुआ कि इस्लामाबाद की एक सेशन अदालत ने ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के मालिक और इमरान खान साहब के साबिका दोस्त मोहसिन बेग की जो गिरफ्तारी है या जो छापा है उसी को गैर कानूनी करार दे दिया। बात यहाँ तक कैसे पहुँची कि सुबह 9 बजे एक कंप्लेंट फाइल होती है लाहौर में और FIA की टीम 9:30 बजे छापा मारने इस्लामाबाद पहुँच जाती है। ये सारी बातें अदालत के 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में सेठी साहब कही गई हैं। जुज़ियात क्या हैं उस पर तो आपसे बात करेंगे, लेकिन मोहसिन बेग साहब क्या कहते रहे हैं या क्या कहा उन्होंने पहले तय? जी, मुझे ना बहुत दिनों से हाई लेवल से थ्रेट्स आ रही हैं कि मीडिया पे आप जो एनालिसिस करते हैं गवर्नमेंट के या कुछ लोगों के खिलाफ वो ना करें, साथ में कीजिए आप मुल्क भी छोड़ दें। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहा हूँ चीज़ों को। मैंने अपने लॉयर्स को भी चीज़ें बना के दी हैं, वीलॉग भी बना के दिया है। तो मेरा मैसेज यही है उन लोगों के लिए, शायद वो आपका प्रोग्राम देख रहे हो, ना मैंने मुल्क छोड़ना है और जो जायज़ क्रिटिसिज्म है वो मैं करता रहूँगा, मैंने इससे बास नहीं आना। अब आपके सवाल की तरफ सर, ये आपको कहाँ से? ये बड़े दिनों से आ रही हैं, बड़े पावरफुल लोग हैं जो ये मैसेजेस मुझे दे रहे हैं। मोहसिन बेग साहब, मुराद सईद साहब इसके दरखास्त गुजार थे, इस पर क्या कमेंट करेंगे? मैंने तो कोई ऐसी बात की नहीं। मुराद सईद साहब कहते हैं कि आपने रेहाम खान की किताब का हवाला देकर ही बात की है, किताब प्रिंट है, किताब या तो इसको कंट्राडिक्ट करते या उसको सू करते रेहाम खान को। किताब तो मार्केट में इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने कौन सी बात की है? FIA का और पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? उसकी देख ले, मेरा चेहरा देख ले, मेरी 2 रिब्स तोड़ी है इन्होंने। जो FIR है ना उसमें किताब का सफ़ा नंबर भी बाकायदा बताया गया, उसे सभी जाके वो सफ़ा पढ़ रहे होंगे जो कि इससे पहले नहीं पढ़ा गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोग्राम 10 फरवरी को हुआ सेठी साहब टेलीविज़न पे, लेकिन जो FIR है वो ये बता रही है कि सोशल मीडिया पर उसकी तरवीज की गई। इस गिरफ्तारी को और फिर उसके बाद सेशन कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? आने वाले दिन कैसे होंगे? आने वाले दिन तो आजकल के जो दिन हैं उनसे भी बुरे होंगे। उसकी वजह यह है कि जब एक हुकूमत डूब रही हो तो वो फिर हर किस्म का हरकंडा इस्तेमाल करती है और फाशिज़म की तरफ बढ़ती है। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है, हमने पहले भी देखा है। हुक्मरान जब गिरने लगते हैं, डूबने लगते हैं तो हाथ पैर मारने शुरू कर देते हैं और सबसे पहले वो तशद्दुद करते हैं उन लोगों के ऊपर जो तनकीद कर रहे हों। तो मेरा ख़्याल है ये वो स्टेज है। और इमरान खान साहब जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं तनकीद के ऊपर, ये उसका एक आपको इशारा नज़र आ गया। उनके ख़ुद मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि अब वो और भी मीडिया के लोगों को टारगेट करेंगे। और कुछ ट्वीट्स भी आई हैं और कुछ हमारी इत्तला के मुताबिक ऐसे ही है। इस केस का बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्पी ये है जिसका तरफ आपने हवाला दिया आयशा, कि मोहसिन बेग साहब बहुत करीबी साथी रहे हैं इमरान खान साहब के, ख़ुद भी तस्लीम करते रहे हैं। उन्होंने 1-2 इंटरव्यूज़ इससे पहले जो आपने दिखाई है, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ में ये कहा कि मैंने बहुत मदद की है खान साहब की और मैं उनके करीबी साथियों में था, मगर अब मुझे नज़र आ गया है कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, इसलिए अब मैंने अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू की है। और उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि उन्होंने बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं फाइनेंशली खान साहब के लिए, पार्टी फ़ंड में और खान साहब की भलाई के लिए, बहुत सी बातें। और ये फिर उन्होंने एक धमकी भी दी। एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा था कि अभी मैंने बहुत सी बातें बताऊँगा, आज वक्त आने दें, मैं इनको एक्सपोज़ करूँगा। अच्छा, बात यह है कि एक करीबी साथी ये धमकी दे रहा है कि मैं आपको एक्सपोज़ करूँगा, तो आप सोचिए अगर आप इमरान खान साहब हों तो या तो आप चुप करके बैठ जाएं अगर आप समझें कि जो भी एक्सपोज़ करने जा रहे हैं उसमें है ही कुछ नहीं, तो ये क्या मुझे एक्सपोज़ करेंगे। अगर झूठ बोलेंगे तो पता चल जाएगा, और अगर वो कुछ सच बोलने जा रहे हैं तो फिर आप परेशान होंगे कि यार इसने ये बात कह दी, फ़लानी बात कह दी जो उसको पता है, फ़लानी बात कह दी क्योंकि ये शामिल था, इसको पता था, तो फिर मेरी बदनामी भी होगी और गड़बड़ हो सकती है। और आजकल जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, आपने देखा बहुत से साथी
जिन्होंने पहले इमरान खान साहब का साथ दिया, वो अब उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ऐसे ही है ना जी। और वो ख़ुद माफ़ी मांगते फिरते हैं लोगों से कि जी हमें माफ़ कर दें, हमने इमरान का साथ दिया, हम समझते थे कि ये कुछ अच्छे काम करेगा मगर ये तो बदतरीन से बदतरीन काम करने लगा। और अब उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू की है। तो नाराज़गी तो बिल्कुल है वहाँ कि जी डर भी लगा हुआ है उनको कि अब होगा क्या उनके साथ। और ऊपर से ये खबरें चल रही हैं कि जी उनकी छुट्टी होने वाली है जी। तो इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये क्योंकि ये एक करीबी साथी था, वो कहते ये हैं कि अगर आप किसी को जानते ना हो तो वो आपके साथ कुछ दुश्मनी करे तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आपका ख्याल हो कि सच भी बोल रहा है तो आप कहते छोड़ो परे। मगर आपका अगर कोई चहेता या आपके साथ जिसके ऊपर आपने एतमाद किया हो, जिसने आपके साथ सफ़र किया हो, जो कि जिसने आपके साथ हाथ मिलाया हो, मुलव्वस हो आपकी कारकर्दगी, हमराज हो आपका, हमराज को, और वो फिर धमकी दे तो फिर उसके ऊपर गुस्सा बहुत चढ़ता है। इसीलिए वो कहते हैं ना जितना आदमी करीब हो उतना ही उसके ऊपर गुस्सा होता है और फिर इंतकाम की कोशिश की जाती है। तो मेरा ख्याल है ये इसी किस्म की सूरत हाल थी कि वो फ़िक्रमंद थे कि अब मोहसिन बेग क्या बात करेगा आगे जाके। और अगर मोहसिन ने ये बात करनी शुरू कर दी तो और भी पीछे लोग हैं। आप देखिए ना कितने लोग थे खान साहब के साथ जिन्होंने ये काफ़िला इनके साथ शुरू किया था जी। ये कि हम तब्दीली लाएंगे, अच्छे काम करेंगे, नया एक एक पाकिस्तान करके नया पाकिस्तान बनाएंगे, एक एक करके जी। सब गिरते गए। और खान साहब उनके खिलाफ फिर कार्रवाई फिर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई ना एक किस्म की। जी। कितने लोग हैं आप गिन सकते हैं या हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है? आप बहुत बार उनके नाम भी ले चुके हैं, बहुत एक एक दफ़ा करके नाम सब। भी और ले- ये जो तस्वीर चल रही है इसमें भी एक दो ही लोग रह गए एक हैं, दो रह बाकी गए हैं, बाकी सब फारग हो गए हैं। All down। ठीक है जी, जी। ऑल डाउन। एक आध रह गया है, वन टू गो। तो खान साहब ने तो सबके साथ वही किया है क्योंकि सब इनके राज पहचानते हैं और जानते हैं और किसी वक्त भी वो इनके खिलाफ कार्रवाई राज जो है बाहर फाश कर सकते हैं। फाश कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है खान साहब इसलिए ये एक धमकियाँ दे रहे हैं और ये फाशिस्ट तरीके इख्तियार कर रहे हैं, रियासत के इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए। लेकिन FIA को मूव तो मुराद सईद साहब ने उनकी एप्लीकेशन। हाँ, तो मुराद सईद साहब कौन है, क्या है, और FIA मुराद सईद की बात सुनेगी वो कौन है कि मुराद सईद की वो बात सुनेगी? देखिए बात यह है कि खान साहब इस वक्त जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वो फाशिज्म के उतर आए हैं। अब वो लिस्टें बन रही हैं वहाँ जी। कि जी फलाने को ये किया जाए, फलाने को ये किया जाए। कोई नाम है आपके ज़हन में? नहीं, वो ट्विटर पे नाम चल रहे हैं। अच्छा। आप किसी सहाफ़ी का नाम ले लें जो उनकी तनकीद कर रहा है, खादिम इंक्लूडेड, तो उनके भी नाम अब चल रहे हैं कि इनको सबक सिखाया जाएगा। तो इसलिए आयशा, मैं इसमें दो चीज़ें कहना चाहूँगा। हमने ये पहले दौर भी ऐसे देखे हैं, फिर जब वक्त आता है तो अल्लाह ताला का जो इंतकाम होता है वो कुछ और ही होता है। और फिर ये सब चीज़ें इनको समझ आती हैं और ये भी एक दौर है, ये अब आया है, गुजर जाएगा, ये गुजर जाएगा। ये जेलों में डालने से कुछ नहीं होता। जेलों में डाल दें और आजकल के माहौल के अंदर ज़्यादा देर किसी को जेल में रख भी नहीं सकते जी। आपने अभी बताया कि एडिशनल सेशंस जज ने जो रिमार्क्स पास किए हैं, जी, आपने भी बताया ना। एग्जैक्टली। तो आपका क्या ख्याल है कि ये इस किस्म के रिमार्क्स किसी और माहौल में ये कर सकते थे? तो इसलिए अदालतें इनके साथ नहीं खड़ी होंगी, एजेंसियां इनके साथ नहीं खड़ी होंगी। और आप देखिएगा कि जितनी तशद्दुद करेंगे आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर डोमेस्टिकली भी, एक बंदे को अंदर करेंगे 10 खड़े हो जाएंगे, जी। 10 को अंदर करेंगे 100 खड़े हो जाएंगे, एक एक करके लोग खड़े होंगे। अब इसी तरीके के साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा कि जब लोगों को पकड़ा गया या डिसअपेयर किया गया तो उसके साथ कोई ये नहीं हुआ कि लोग चुप कर गए और लोग खड़े हो गए। तो अब बात यह है कि आजकल के दौर में सच जो है उसको छुपाया नहीं जा सकता और अगर आप इंतकामी कार्रवाई करेंगे तो फिर उसका भी इंतकाम होगा। और ये इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स हमारे गुजरे हैं या मिलिट्री डिक्टेटर्स गुजरे, ये सबक उन्होंने भी बाद में सीखा था। हाँ, और अब खान साहब भी सीखने जा रहे हैं, तो उससे पहले ये फटक रहे हैं, तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब अफसोस इस बात का है कि रियासत के इदारे जो हैं जी। वो गैर कानूनी चीज़ एक हुकूमत के कहने के ऊपर एक गैर कानूनी एक्शंस कर रहे हैं। अब वो ड्यूरेम्बर्ट ट्रायल्स के अंदर एक कानून का एक नुक्ता जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल लॉ में कि अगर आपको कोई, आप रियासत के इदारे के सरबराह हैं या एम्प्लॉई हैं जी। और आपको अगर कोई इल्लीगल ऑर्डर किया जाता है जी। और आप अगर इल्लीगल ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो आपने भी इल्लीगैलिटी कंटिन्यू की है। ये नहीं आप कह सकते जी मैं क्या करता, मुझे तो हुक्म हुआ था कि पकड़ो, जाके मैंने पकड़ लिया।
ये आप नहीं कह सकते। आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि आपने अगर आपको इलीगल ऑर्डर आया है तो आपने क्यों फॉलो किया, बिकॉज आइन बड़ा क्लियर है, आपको अपना रोल का बड़ा क्लैरिटी है इसके अंदर। तो ये जो FIA और ये जो सब लोग पुलिस वाले आगे आगे हो रहे हैं, फिर ये वक्त आएगा कि इनकी भी पूछ होगी। जब ये हुकूमत चली जाएगी तो अगली हुकूमत आएगी, वो भी इनका पूछ करेगी, कोई इनके ऊपर केस कर देगा, फिर वो केसेस भुगताएंगे ये, फिर ये सस्पेंड हो जाएंगे, फिर ये OSD बन जाएंगे। तो इनको भी चाहिए कि जब वक्त आता है अगर कोई इलीगल ऑर्डर करे तो इनको चाहिए कि जी ये ऑर्डर इलीगल है, हम नहीं कुछ कर सकते। क्या इमरान खान साहब अपने जलसों में FIA को और इस तरह इदारों को गैर सियासी बनाने की ही बात करते थे। अब जो सनाअल्लाह अब्बासी साहब हैं DG FIA, उनकी जवाबदेही समझते हैं आप इस फैसले के नतीजे में? जो सेशन कोर्ट का फैसला आया है कि FIA अहलकार मजाज ही नहीं थे छापे के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे पुलिस, प्रॉपर पहले इंक्वायरी करे, उसके बाद लगता है आपको कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? देखिए बिल्कुल होंगे, आज नहीं कल नहीं परसों। जब तक तो खान साहब हैं तो शायद कोई डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, तो जैसे खान साहब की छुट्टी होती है तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यही अदालतें जो हैं फिर टाइट करेंगी। अभी तो वो इतना टाइट नहीं करेंगी, जजमेंट्स दे के फिर बैठ जाएंगी, मगर वक्त आएगा कि जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको एक नया ऑर्डर आएगा किसी नई एडमिनिस्ट्रेशन के हेड से कि जी इनके ऊपर कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये काम किया था, तो फिर वो कार्रवाई होगी। तो इन सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो वक्त चला गया है कि आप इलीगल ऑर्डर्स फॉलो करके इलीगल काम करते हैं और आप बच जाएंगे, बचेंगे नहीं। आपको याद होगा कि ये शेख रशीद साहब ने क्या बातें नहीं कहीं मरियम के ख़िलाफ़, कुलसूम साहिबा के खिलाफ क्या बातें नहीं हुई थी, रेहाम खान साहिबा वो बाकायदा क्लिप मौजूद है और वो भी ट्विटर पे वायरल है। अच्छा, तो ये उनके खिलाफ तो कभी एक्शन नहीं हुआ। तो अब ये एक बात उन्होंने कही कि जी ये फलानी की जिक्र किया, किताब पढ़ लें, मुझे नहीं पता इसके मुझे नहीं पता, किताब पढ़ लें। अच्छा, लेकिन अब वो अब किताब का भी जो हवाला नहीं दिया जा सकता। नहीं, उन्होंने तो नहीं, मतलब है कि वो जो FIR कटी है उसमें FIR में किताब का हवाला दे के और ये लिखा है, हाँ पेज नंबर भी लिख दिया है, हालांकि उन्होंने पेज नंबर नहीं बताया था। अब वो SHO साहब ने वो भी लिख दिया। अच्छा, अब बात ये है कि रेहाम खान साहिबा भी यही हैं और वो बड़ी दिलेरी के साथ आजकल बात कर रही हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो मैंने लिखा है वो गलत है, वो खड़ी है, वो उनके खिलाफ हिम्मत नहीं पड़ती खान साहब की कि वही उनके खिलाफ कुछ करें, बिकॉज उनके पास तो बहुत कुछ होगा, वो तो उनके साथ रही हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है और किताब में भी बहुत कुछ लिखा है। ये हुकूमत ज़ख्मी हो चुकी है अपनी कारकर्दगियों से, अब लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं और लोग सच बोल रहे हैं। तो मुझे अफसोस है इस बात का कि खान साहब सोच नहीं रहे हैं कि आगे भी रहना है, जीना है, और अगर सियासत करनी है तो करनी है। और इस किस्म की हरकतें लोग भूलते नहीं हैं, फिर लोग भी इंतकाम लेते हैं। तो इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। देखिए, इनके पास अगर इनको तकलीफ थी तो कानूनी कार्रवाई करते ना। अगर ये टीवी के ऊपर एक बात हुई है उसको पैमरा नोटिस दे देता, पहले भी तो किया है ना इन्होंने, इसके ऊपर भी पैमरा ने उनको बंद कर दिया था चैनल को जी। लेकिन पैमरा ने बाद में क्लैरिफिकेशन दी थी कि हमने ऐसे कोई कॉल नहीं कर देते हैं ना, वो पीछे फ़ोन कर देते हैं केबल ऑपरेटर्स को कि बंद कर दें, वो यही होता है उसका मतलब। तस्लीम तो नहीं करते मगर कर देते हैं, और फिर एडवर्टाइजर्स को फ़ोन करके कहते हैं एडवर्टाइज ना करें। वो बेचारे कारोबारी लोग हैं, वो नहीं करते। फिर तो बड़े तरीके होते हैं इसको ख़त्म करने के, चैनल को अंडर प्रेशर लाने के। और फिर लोगों को धमकियाँ, वो तो खुद कह रहे हैं अपनी इंटरव्यू में जो आपने कि मुझे धमकियाँ आ रही थी। और भी इस वक्त ऐसे लोग हैं जिनको धमकियाँ आ रही हैं बाय द वे, और लोगों को कहा जा रहा है, उनके खैरख्वाह जो कि हुकूमत के अंदर हैं, उनको कह रहे हैं कि आप छोड़ जाएं मुल्क थोड़ी देर के लिए, या आप अंडरग्राउंड चले जाएं, या आप ये कर लें या आप वो कर लें। ठीक है, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि कानून के दायरे के अंदर रह के जो उनका हक है, अगर उनको तकलीफ़ हुई है किसी बयान से, किसी कमेंट से, तो वो उसका जवाब दें। और जवाब देने के बाद अगर वो कानून का सहारा लेना चाहते हैं तो नोटिस दें, डेफमेशन करें, वो करें। अल्लाह या पहले पूछगछ के लिए मोहसिन बेग साहब को बुलाया जाना चाहिए। नहीं, मतलब है कि अगर पुलिस की कार्रवाई करनी है फिर भी एक तरीका होता है ना, वो भी नहीं फॉलो किया गया अकॉर्डिंग टू द एडिशनल सेशंस जज जिसका आपने हवाला दिया। वो ये कहते हैं जफर इकबाल साहब, तो अब उन्होंने 3 दिन का रिमांड दिया है। 3 दिन के रिमांड के बाद वो आएंगे और रिमांड मांगेंगे क्योंकि सबक सिखाना चाह रहे हैं। अब जज साहब क्या रिमांड और देते हैं, और ये चैलेंज हो जाए रिमांड भी कहीं तो, और ये होगा, ये बिल्कुल होगा। और ये आप देखिएगा, या तो यही इनको सहूलत मिल जाएगी बेग साहब को, या हाई कोर्ट में तो बिल्कुल रोक नहीं सकते इसको। कितने केसेस करेंगे, कितनी दफ़ा करेंगे, किस किस को लेके जाएंगे। अब आगे तो जो बात हो रही है वो तो इस वक्त जो मीडिया के अंदर जो लोग बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने का सोच रहे हैं ना, मगर इसके बाद वो तो अब ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है
उधर भी तो सोच रहे हैं ना किस किस को गिरफ्तार करना है, किस किस को नहीं, किस किस को पकड़ना है, किस किस को सबक सिखाना है। तो अगले जो दिन आ रहे हैं, ये अगले 15-20 दिन या महीना जो आ रहा है, ये बड़ी अफरा तफरी होगी इस मुल्क के अंदर, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, ये आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं और साथ ही अफरा तफरी के रीजंस भी सेठी साहब ने बयान किए, जिन पर हम रोशनी सेठी साहब के सामने सवाल रखेंगे कि कौन कौन मुतहरिक है अदम एतमाद के सिलसिले में और कौन कौन जेल जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सियासी हलचल की तो हमने बात करनी है, कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, लेकिन ये पेट्रोल प्राइसेस को कैसे आग लग गई सेठी साहब? हाईएस्ट हाई, मतलब हम इनको हिस्टोरिक हाई कह सकते हैं। अवाम इमरान खान साहब को लेकर आए थे कि वो इमरान खान साहब कहते थे महंगाई होती है तो समझो करप्शन हो रही है। महंगाई के तूफान पे हुकूमत बंद बांध लेगी अब इतने 160 रुपये फी लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में? आयशा, 2014 में जी इंटरनेशनल प्राइस ऑयल की $96 पर बैरल थी जी। उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर 82 रुपये पर लीटर पेट्रोल आवाम के लिए अवेलेबल था जी। आज के दिन 92 ऑयल की कीमत है इंटरनेशनली जी। 2014 से कम। और पाकिस्तान के अंदर 160 रुपये पर लीटर हो गया। पाकिस्तान में डबल हो गया जी। कीमत, और इंटरनेशनली थोड़ी सी गिर गई है जी। अच्छा, अब बात यह है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? खान साहब ये कहते हैं कि सारी दुनिया में ऑयल कीमतें बढ़ रही हैं। एक्चुअली ऑयल कीमतें तो नहीं, उतनी नहीं बढ़ी जितनी ये कह रहे हैं कि बढ़ी है, और इससे पहले भी 2014 में भी यही कीमत थी, बीच में वो अप एंड डाउन हुआ है। आजकल थोड़ा सा शायद अप है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस टेंशन क्राइसिस, लेकिन वो भी 96 तक पहुंच के वापस 92 पे आई हैं। बिकॉज वो टेंशन इसलिए हुई ना कि यूक्रेन में कुछ होने जा रहा है। अब वहाँ से यूक्रेन में रशिया के साथ प्रॉब्लम बनती है, रशिया से सारी ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस यूरोप जा रही हैं और एक्सपोर्ट्स होती है, तो इसलिए वो एक शक है कि जी अगर कुछ हो गया वहाँ तो शायद ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी। जैसे गल्फ वॉर के ज़माने में 91 में जब अमेरिका ने हमला किया था इराक के ऊपर, आपको याद होगा, द इशू ऑफ कुवैत, तो उस वक्त भी ऑयल कीमतें बढ़ गई थी बिकॉज एक सारी मसला बन गया था, क्राइसिस क्रिएट हो गया था। जब ईरान के साथ प्रॉब्लम्स थे अमेरिका के और पर्शियन गल्फ से ऑयल टैंकर्स जो थे वो उनका आना जाना रुक गया था, प्रॉब्लम बन गई थी। जब सुएज कैनाल बंद हो जाती है, कुछ ने कॉन्फ्लिक्ट हुए, जब इजरायली अरब कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उस वक्त भी ऑयल कीमतें वेंट अप। जब सऊदी अरेबिया का जंग शुरू हुई यमन के साथ, और यमन की तरफ से कुछ ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर कुछ ड्रोन्स ने आगे हमला किया, तो उस वक्त भी एक क्राइसिस बन गई कि पता नहीं अब ऑयल सप्लाई सऊदी अरेबिया कम हो जाएगी, क्या होगी क्या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। मगर ये कहना कि जी हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, एक्चुअली वो ये गलत है। बात ये है कि 4 साल हो गए खान साहब को आए हुए, होने जा रहे हैं, ठीक। 4 साल में इनकी हर किस्म की जो कारकर्दगी है वो 0/0 है। अब मैं छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ, फिर आप उसके बाद अपना फैसला कर लें। जब ये आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी को तरजीह देंगे, लेकिन खुदकुशी अब आवाम सोच रहे हैं इस कदर महंगाई के बाद। ठीक, उस वक़्त तो जब फैसला ये हुआ 1 साल के बाद कि अब जाना है IMF के पास, तो असद उमर साहब जो कि आगे बढ़ के ओपनिंग बैट्समैन थे इनके, जो कह रहे थे सवाल ही पैदा नहीं होता हम IMF के पास जाएं, उनको खुदा हाफिज करके किसको लेके आए? हफीज शेख साहब आ गए, और उन्होंने आके फ़ौरन कहा कि हम IMF के साथ बात करेंगे। खान साहब ने कहा ठीक है। तो अब बात यह है कि हफीज़ शेख साहब आए, उन्होंने IMF के साथ बातचीत शुरू की, उसके बाद हफीज़ शेख साहब की छुट्टी हो गई, पॉलिसी पहले ऐसे गई फिर वैसे गिरी। उसके बाद हफीज़ शेख साहब की जब छुट्टी हुई तो किसको ले आए? शौकत तरीन साहब को। शौकत तरीन साहब ने कहा हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो ग्रोथ करेंगे, IMF तो कहता है टाइट करो, हम खोल देंगे। जब उन्होंने दरवाजे खोल दिए तो ग्रोथ हो गई 4.5%, और साथ ही इस करंट अकाउंट डिफिसिट जो है इतनी बढ़ गई कि स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिरने शुरू हो गए और इन्फ्लेशन शुरू हो गई। फिर उसको रोकने के लिए शौकत तरीन साहब ने यू टर्न लिया और यू टर्न लिए के तो IMF के पास वापस चले गए। अगर ये पहले साल ही IMF के पास चले जाते, जैसे कि पहले ये फैसला हुआ था कि हम IMF के साथ जाना है हमने, और ये बढ़ के ना मारते,
तो उस वक़्त आज तक ये मसले ख़त्म हो जाने थे। 2 साल उस वक़्त हालात बेहतर थे आज से। आज तो जीडीपी बेहतर थी, सब कुछ कोरोना बेहतर नहीं आया था, कुछ भी नहीं हुआ जी, कोविड नहीं आया कुछ था। भी नहीं था जी। उस वक़्त। तो अगर ये कर देते तो इतनी मुश्किलात से। ही ना होती। जब नहीं एक चीज़ को पोस्टपोन करते गए और मईशत बैठती गई, जी, और जब उसको फिर उठाने का वक्त आता है तो फिर इस किस्म के इकदाम करने पड़ते हैं जिसके साथ लोग बैठ जाते हैं बेचारे। तो ये एक्यूमुलेटेड होता है ना, एक चीज़ के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर। हालात बिगड़ते गए हैं पिछले 3 साल में। पहले साल ये चीज़ें कर लेते तो इतना बड़ा इस वक्त नुकसान ना हो। और अब बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, अब सब गैस कुछ की कीमतें अब भी सब कुछ बढ़ेंगी, करेगा। इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन और चार्जेस। साथ साथ हमें ये कहा जा रहा है कि अमीर लोग जो हैं, सेठ लोग जो हैं, कारोबारी सरमायादार जो हैं, उनके तो मौजे हैं। खान साहब खुद कहते हैं कि इतनी प्रॉफिट्स उन्होंने बनाई है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, टेक्सटाइल में, सीमेंट में, किसमें नहीं। ये खान साहब का खुद कहना है कि उन्होंने, और खान साहब कहते हैं मैं उनको कह रहा हूँ कि ज़रा मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ा दें 15 से 20 सवाल ही फीसद। पैदा नहीं होता कि वो बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे, ऐसी जी। बात। तो खान साहब ने तो खुद अमीरों को अमीर कर दिया और गरीबों को गरीब कर दिया। तो ये कह के, और आज के जो हालात हैं, फिर ये कहना कि हम मजबूर हैं, हम करें क्या। दरअसल इनकी बैड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, बैड पॉलिसीज, जिसकी वजह से आज हमारे ऊपर ये बोझ पड़ा रहा है। तो इसकी सियासी कीमत क्या होगी? सियासी कीमत तो आपने देख ही ली है। आज अगर इमरान खान साहब सरवाइव कर भी जाते हैं, पहली बात तो ये है कि इस वक्त सारी आवाम की एक ही ख्वाहिश है, वो दुआ मांग रहे हैं। आप जाके पूछें लोगों से, सब पूछते हैं कि सेठी साहब ये कब जाएगा, और ऐसी ऐसी गाली देते हैं। मैं कहता हूँ यार मेरे आगे ना ऐसी बात करो प्लीज़। और ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें भी लोग कर रहे हैं कि जी अल्लाह करे ये हो जाए, अल्लाह करे वो हो जाए, बद्दुआएं दे रहे हैं। तो चले, मैं कहता हूँ कि सर्वाइव कर भी जाते हैं, बिकॉज इस वक्त उप सीट पे बैठे हुए हैं और कुर्सी पे जब कुछ बैठा हो तो वो समझता है कि ये कुर्सी एक घोड़ा की सैडल है, इसके ऊपर मैं कभी नहीं उतरूंगा। जैसे ये नहीं हिमालय पता की कि घोड़ा मिसाल। जब वो किक करेगा तो आप उड़ के जाएंगे और गिर जाएंगे मुंह के बल। हाँ। तो अब ये है कि अगर ये सर्वाइव कर भी जाते हैं, अवाम इनको माफ़ नहीं करेगी। ये कोई 6 महीने या साल में मईशत ठीक नहीं होने वाली, जिस किस्म के आपने इकदाम किए हैं, और भी तकलीफ आने वाली है। मैं समझता हूँ कि अवाम इनको माफ़ नहीं करेगी और पहले मौके पे इनको निकाल देगी। लेकिन जो इतना माशी बोझ है और आने वाले दिन और टफ हैं, ये अपने गले डालने बोझ जो तैयारी अपोजिशन कर रही है तहरीक अदम एतमाद की, उसमें हम ये देख रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला और बैकडोर राब्तों का सिलसिला भी जारी है। सबसे अहम जिन्होंने हैसियत इख्तियार की हुई है वो जहांगीर तरीन साहब हैं। उनका जो इजलास हुआ उसमें आपने ये कहा था कि वो कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं लेंगे, ऐसी ही खबरें सामने। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी रहनुमा का इजलास भी इस्लामाबाद चले गए। असल में इत्तला थी कि वज़ीर आज़म लाहौर आएंगे और उनसे मिलेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म उनसे मिले बगैर इस्लामाबाद चले गए। तो सेठी साहब, आपने इस बारे में क्या प्रेडिक्ट किया था? पहले हम वो सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। जहांगीर तरीन साहब की तरफ तवज्जो रखिए जी। चौधरी साहब की तरफ अपनी एक हद तक ठीक है, मगर असली बात जो है वो जो चाबी है वो जहांगीर तरीन के पास है। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, अच्छा, तो इसका ये मतलब ही ये है कि जहांगीर तरीन साथ आ गए हैं और वो उनको दे दिया है जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप क्या आज वाज़ेह पोजीशन ले लेगा? आज नहीं लेगा आज, अच्छा, वाज़ेह पोजीशन नहीं लेगा। वो बिल्कुल बात को गोल मोल चलाएंगे। वाज़ेह पोजीशन पता ही नहीं चलनी। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, वाज़ेह पोजीशन पता चलेगी फ्लोर ऑफ द हाउस। और वाज़ेह पोजीशन किसी और को भी पता चल सकती है, वो क्या हो सकती है मुमकिन? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सब तैयारी करके बैठे हुए हैं कि क्या पोजीशन लेनी है। शहबाज शरीफ साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, चौधरी साहब अपनी तरफ से बड़े कॉन्फिडेंट हैं, जहांगीर तरीन साहब अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट हैं। गेम सामने नहीं ला रहे, और उसकी वजह यही है कि गेम सामने, मैंने पहले भी ये कहा था कि गेम सामने एकदम आएगी। और शायद सामने जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च करेंगे ना, उस वक्त भी आप मुझे पूछ रही होंगी क्या ये कामयाब होगा, क्या चौधरी साथ खड़े होंगे, क्या जहांगीर तरीन साहब कितने लोग लेके आएंगे, क्या GDA और ये जो सब लोग हैं इनका क्या रवैया होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पीपल्स पार्टी बिट्रे तो नहीं कर देगी नून लीग को, नून लीग पीपल्स पार्टी को तो नहीं बिट्रे कर देगी। और अगर ये हो भी जाता है तो उसके बाद क्या होगा, क्या फौरी तौर पे कोई हुकूमत आ जाएगी या नहीं होगी, या असेंबली, तो ये बातें चलती रहेंगी। अच्छा, मगर जो बात वाज़ेह हो जाएगी वो ये कि खान साहब नहीं रहेंगे।
वो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में ही नहीं वो रहेंगे नहीं ना? रहेंगे। तहरीक जब आएगी जी। तो उसी वक्त आएगी जब उनको 100% ये पक्के होंगे कि अब जो हमारे साथ जिन्होंने वादा किया खड़े होंगे। अभी अनाउंस तो नहीं किया, मगर जब वक्त आएगा तो वो खड़े हो जाएंगे। उससे जब पहले डिवीजन होगी तो वो ठीक है, लेकिन असद उमर साहब कहते हैं उस दिन हम अपने लोगों को कह देंगे कि वो असेंबली इजलास में ही ना जाए, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, वो अब अपने लोगों को कहे ना जाएं। जी। अच्छा, अब बात ये है कि कहने से तो नहीं क्यों नहीं जाएंगे। जिन्होंने इनके खिलाफ वोट डालना है उन्होंने तो पहले फैसला कर लिया है। वो क्या फैसला है? क्या? वो फैसला ये है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों इलेक्शन तो होनी है। इलेक्शन में पीटीआई प्लेटफॉर्म के ऊपर हम पिट जाएंगे। हमने अभी अपना फैसला करना है अपने मुकद्दस का कि हमारा फ्यूचर क्या है। फ्यूचर हमने इलेक्शन जीता, हमने इलेक्शन में खड़े होना है, हमने जीतना है। बड़ी पिटाई हो गई हमारी यहाँ, जी। अब हमने क्रॉस करना है। अब हमने नून की सीटें चाहिए हमें। कोई कहेगा मुझे पीपल्स पार्टी की सीट चाहिए वहाँ, कोई कहेगा मुझे नून की सीट यहाँ चाहिए। उन्होंने ऑलरेडी राब्ते करने शुरू कर दिए। उनके साथ वादे होने शुरू हो गए हैं और वो पक्के वादे हैं, कच्चे वादे नहीं हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग गारंटियाँ मांग रहे हैं और गारंटियाँ मिल रही हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी वो फिर नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल चले जाएंगे। कहेंगे जी बात सामने आ गई है, हमें कहा गया ना जाएं, वो पहुंच जाएंगे, वो चले जाएंगे, जाके खड़े हो जाएंगे उनके साथ। अच्छा। उसके बाद स्पीकर साहब क्या करेंगे? असली बात तो ये आएगी कि स्पीकर साहब जो कि इस वक्त एक न्यूट्रल स्पीकर नहीं हैं, वो पीटीआई के स्पीकर हैं और उस वक्त वो उनकी पूरा जो शक्ल है वो सामने आ सपोर्ट जाएगी। करेंगे आपके ख्याल वो में? फिर ये क्या फैसला करेंगे? वो तो पार्टी आइन के मुताबिक ऐसे है ना कि वफादारी आप तब्दील करेंगे तो आपके खिलाफ रेफरेंस भेजा मगर जाए। वो सवाल ये है कि रेफरेंस बनेगा तो आएगा ना। अगर वो जाके वोट डाल देते हैं जी। तो रेफरेंस बनाने में तो वक्त लगता है ना। वो पहले रेफरेंस स्पीकर के पास जाता है, स्पीकर इलेक्शन कमीशन के पास भेजता है, इलेक्शन कमीशन करता है ये। जी। ऐसे नहीं कि स्पीकर कर दे। अगर खान साहब ने किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है अपने लोगों के खिलाफ, वो स्पीकर को जी। कहेंगे, स्पीकर उनके खिलाफ रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन भेजेगा, इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करेगा अपने आप को मुतमईन करने के बाद। अच्छा। उनसे एक्सप्लेनेशन पूछने के बाद। तो पूरा एक प्रोसीजर होता है। तो वो वोट तो पड़ गया होगा, फिर स्पीकर क्या करेगा? अच्छा। स्पीकर अगर जाली काम करता है और कहता मैं नहीं वोट मानता, कर सकता है स्पीकर, जाली बात कर सकता है, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फसाद, एक आईनी क्राइसिस हो जाएगा और फिर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ेगा। और अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि लड़ाई झगड़ी बहुत सीरियस हो जाती है तो फिर प्रेसिडेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट जो है वो पार्टिजान होकर पीटीआई की साइड लेता है तो फिर आखिरी स्टेज पे क्या होता है इस मुल्क में? क्या होता है? ना ही मेरे से पूछो तो अच्छा है। ठीक है। जब अदालत फेल हो जाती है और पार्लियामेंट फेल हो जाती है और सियासतदान फेल हो जाते हैं मसले को हल करने में, फिर पाकिस्तान की तारीख दायरों में घूमती है। फिर पाकिस्तान लेकिन उससे की तारीख। पहले सेठी साहब, एफआईए के कुछ अफसरान का तबादला किया गया था, आपको याद होगा। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे असल में जहांगीर तरीन साहब को, शहबाज शरीफ साहब के केसेस को। आपको याद होगा जहांगीर तरीन साहब और उनके बेटे पर मुकदमात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो 18 को फर्द जुर्म शहबाज शरीफ साहब पर तो आयद की जानी है। अब जहांगीर तरीन साहब भी उनका की हैसियत है इस वक्त, अरेस्ट हो सकते हैं, होंगे तो क्या हो सकता है? ये तो खान साहब पे डिपेंड करता है। अगर तो वो लड़ने के मूड में है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जो मर्जी हो जाए, तो फिर तो वो हर किस्म की, आपने देखा मोहसिन बेग जैसे एक सहाफ़ी के ऊपर उन्होंने इस किस्म का हमला कर दिया, तो वो तो फिर जहांगीर तरीन साहब भी उनके बड़े करीब रहे हैं। जितना कोई करीब रहा हो उसके ऊपर तो ज़्यादा वो तशद्दुद करेंगे और उसको करेंगे। और वजीउद्दीन साहब ने तो ये भी कहा था कि घर का खर्च चलाते रहे, वो बाद में इन्होंने तरदीद कर दी भाई थी। छोड़े, आप घर का खर्च तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। अभी तो मैं फिर आपको कहूँगा, मैं ज़्यादा ना मेरे से खिलवाएं। अभी तो फॉरेन फंडिंग केस आ रहा है जी। हाँ, उससे और बहुत सी फैसल चीज़ें वावडा साहब के साथ क्या हुआ? फैसल वावडा साहब के साथ वही हुआ जो मैंने आपसे कहा कि हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के आप जाएं सुप्रीम कोर्ट, हमने तो पहले आपके खिलाफ फैसला दे दिया, वही हुआ है ना। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बात का फैसला नहीं हो सकता जिस पहले पर आप उन्होंने आए कर हैं, दिया जिस था point ना, जब ये गए थे उनके पास इलेक्शन कमीशन को रोकने, उन्होंने कहा नहीं आप करें जाके, बिकॉज आपके खिलाफ बड़ी सॉलिड एविडेंस है, आप जाएं वहाँ, हम नहीं आए इसमें कर सकते आप। तो ये चीज़ें अब चलने शुरू हो गई हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मुझे ये बता दें कि परवेज़ इलाही साहब यानी काफ लीग आज वाज़ेह पोजीशन ले लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। उन्होंने पहले भी बड़ी डिप्लोमेटिकली बात की है। हाँ। जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए थे, उसके बाद जो मुनिस इलाही साहब ने जो बात की है, तसल्ली दी, उसके साथ एक्चुअली कुछ लोग ऑपोजिशन में या मीडिया में मायूस हो गए कि ओहो, उसका ये मतलब है चौधरीज बैठ गए हैं, चौधरीज ने एश्योरेंसेस दे दिए। मैं ऐसे दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि सियासतदान बहुत सी बातें करते हैं,
ना खान साहब बेवकूफ़ है ना चौधरी बेवकूफ़ है और मुँह से लाई तो खैर अब रहने दें और क्या मैं वो माजी हमें कोई पता है कि किसी का ताल्लुकात दोस्त कैसे नहीं है, कोई जी। किसी का बाप नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है, सब अपने मफाद में वही करेंगे जो वो समझते हैं वो सही है। आज वो खान साहब के साथ हैं, कल वो उनके खिलाफ होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बामानी गुफ्तगू है और ये है सियासी मैदान के हवाले से। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब शामिल करेंगे आपके सवाल। मोहतरमा आयशा और नजम सेठी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़रबैजान से मुखातिब हूँ। सर, आप रात प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि चौधरी बरदरान बड़े मंझे हुए, बड़े दाना, बड़े सियाने सियासतदान हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब इनके घर गए थे, इनके पास एक अच्छा मौका था। अगर ये अक्लमंद होते तो इनकी नज़र आने वाले कल भी होनी चाहिए थी और ये उनसे कहते कि हम बिला मशरूत आपकी हिमायत करते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने ये ट्रेन मिस कर दी है। जेलें भुगते शरीफ ख़ानदान, पेशियाँ भुगतें वो, जेलों में वो जाएं और मांगें ये वजारत आला पंजाब की। मेरा नहीं ख्याल कि ये अक्लमंदी है। आपका तज़िया चाहूँगा इस पर मैं। शुक्रिया। ये खबर आई थी कि उन्हें ऑफर की गई है ना परवेज़ इलाही साहब को एक निजी देखिए टीवी आशा, ऑफर की थी। ट्रेन चौधरी साहब ने नहीं मिस की। अच्छा, जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के असासे होते हैं वो कभी ट्रेन नहीं मिस करते। सारी ट्रेन उनकी होती है, किसी भी डब्बे में बैठ जाएं। तो ये कहना कि जिन्होंने ट्रेन मिस कर दी है, आप भूल गए हैं कि ये मुशर्रफ के ज़माने में इन्होंने पंजाब चलाया है। कुछ छोटी बात नहीं थी ये, 1-2 साल नहीं, काफ़ी साल चलाया है चीफ जी। मिनिस्टर, और इतना बुरा भी नहीं चलाया है। और उन्होंने ठीक ठाक नून लीग को भी तोड़ा था और अपने साथ लोग ले गए थे। तो चौधरी साहब जो हैं, इनके इस वक्त तो ग्रुप छोटा सा ग्रुप है। अभी ये हालात जो बनने वाले हैं, चलने वाले हैं, इससे बहुत सी अप्स एंड डाउन्स आनी है। चौधरी साहब की पोजीशन बड़ी तकड़ी है, कमज़ोर नहीं है। मैं फिर तारीख़ में जाता हूँ, 90 की दिहाई के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मेजॉरिटी होने जा रही थी पंजाब असम्बली में 94 में, 95 में, जबकि मंजूर भट्टू साहब के पास 10 लोग थे एज इंडिपेंडेंट्स। उन्होंने ऐसा घुमाया मोहतरमा को, ऐसा घुमाया कि हुकूमत डिसमिस भी करवा के फिर भी वो अदालतों ने रिस्टोर कर दी और उन्होंने अपनी हुकूमत एज चीफ मिनिस्टर बनाई थी। अच्छा, तो अब बात यह है कि बहुत कुछ होने जा रहा है आगे। चौधरी साहब प्लेयर हैं और चौधरी साहब प्लेयर रहेंगे। और यही वजह है कि वो जो नज़रियाती हो गए हैं, उससे पहले वो इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनको उनके घर जाना पड़ा, उन्हें अपने भाई को वहाँ भेजना पड़ा। इसी में और वो इसीलिए गए क्योंकि उन्हें पता था कि चाय पानी मिलेगा वहाँ और चौधरी आज़ाद सुनेंगे उनकी बात। और फैसला उसी वक्त होगा जब जो चाहेंगे तो फिर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी साहब अपने एम्बिशंस हैं उनके, और उन्होंने पहले भी अच्छी गेम खेली है, अभी भी स्पीकर हैं। 10 वोटों के साथ वो स्पीकर बने हुए हैं जी। और छोटी बात और जब चाहे हुकूमत को फड़का देते हैं, जब चाहे बिल्कुल अपोजिशन को। और फिर वो इमरान खान साहब को भी उन्होंने नचा के रखते हैं। वो और बात है, वो और चाहते हैं कि मोर, गिव मी मोर, डू मोर। वो तो सियासतदान करते ही हैं ऐसे। ठीक है, अगला सवाल अब शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, मेरा नाम दानियाल है। मैं आपसे क्वेश्चन है कि अगर अपोजिशन अदम एतमाद में कामयाब हो जाती है तो ये इनके लिए चीज़ें मैनेज करना मुश्किल नहीं हो जाएंगी अगले 1.5 साल में, क्योंकि जो 3.5 साल में तबाहकारी की गई ये वो अपने नाम करने जा रहे हैं अगले 1.5 साल के लिए, और उसके बाद भी इन्होंने इलेक्शंस लड़ने हैं, तो ये उनके लिए बाद में मुश्किल हालात नहीं हो जाएंगे? कैसे हैंडल करेगी अपोजिशन अपने गले देखिए, डाल के? इसीलिए तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने नहीं अगले 1.5 साल हुकूमत करनी, हम अब भी इलेक्शन चाहते हैं। उन्हें पता है कि आज अगर इलेक्शन होती है, वो जीतते हैं, उनको 5 साल मिल जाते हैं। 5 साल में वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक, अगर अभी वो इस हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं जो बनने जा रही है खान साहब के बाद, और 1.5 साल बैठे रहते हैं, तो ये जो छोड़ के जा रहे हैं खान साहब, ये इनके गले पड़ जाएगी। तो ये सही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ तो नहीं तैयार कि जी मैं अब अगली हुकूमत जो है साल के लिए मेरी पार्टी वो हुकूमत ले और गाली खाए और उसके बाद इलेक्शन और हम उड़ जाएं क्योंकि आवाम नाराज़ हो जाएगी। वो कहते हैं एक ही दफ़ा इलेक्शन हो, एक ही दफ़ा हमें वोट मिले, एक ही दफ़ा 5 साल मिल जाएं, फिर हम कर लेंगे। 2 साल मुश्किल गुजरेंगे, तीसरे साल में कुछ बेहतरी आएगी, चौथे साल बिल्कुल बेहतरी होगी, 5वें साल हम लंबे पैसे खर्च करके और खुशहाली करके और एक दफ़ा फिर इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इसीलिए
जो साहब कह रहे हैं यही फ़लसफ़ा है नवाज शरीफ साहब कि हमने अभी हुकूमत नहीं लेनी। वो तो कहते हैं कल खान साहब की छुट्टी हो और कल परसों आप इलेक्शन डिसॉल्व करें, केयर टेकर आए और 2 महीने के अंदर इलेक्शन कराएं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ये तो नवाज शरीफ की पोजीशन है ना, जो पॉपुलर हैं और जो 5 साल के लिए रहना चाहते हैं। खान साहब को तो पता है कि जी बस मैं 1 साल, अगर मैं सरवाइव कर गया तो 1 साल ही है मेरे पास, फिर तो इलेक्शन करानी पड़ेगी, फिर तो इतनी बड़ी रिगिंग तो आपको कर नहीं सकते। ठीक है ना, छोटी मोटी रिगिंग हो जाती है, इतनी बड़ी रिगिंग नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब को भी ये पता है कि अगर अगली इलेक्शन में उनको सिंध ही मिलना है, ज़्यादा इससे ज़्यादा उनको क्या मिलना है। और ये PTI वाले तो वैसे ही फारग हैं, तो इनकी इंटरेस्ट होगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा हमें और कोई टाइम मिल जाए, थोड़ी हुक्मरानी कर लें, कुछ और पैसे वैसे बांट दें, कर लें, ठीक, अपनी पोजीशन को बेहतर कर लें। और नवाज शरीफ साहब को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो इस पे क्लियर फैसला हो चुका है या अभी भी तेल देखो तेल की धार देखो वाला हिसाब किताब है? फैसला अगर हो भी चुका है कि फौरी इलेक्शन होनी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फैसला बरकरार रहेगा। अच्छा, ये मेरे लफ्ज़ याद रखिए। ठीक है, फैसला वक्त करेगा, फैसला हालात करेंगे। पहले इनकी छुट्टी होगी, उसके बाद असली गेम उसके बाद शुरू होगी। फिर देखेंगे हम कि क्या ये सारे जो हैं जो इकट्ठे होके खान साहब की छुट्टी कराने जा रहे हैं, उसके बाद ये एक दूसरे के साथ इनका क्या रवैया होगा, क्या इनकी मुखावत है, कितनी देर के लिए अगली हुकूमत आती है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता। नवाज शरीफ साहब के लिए बेस्ट केस सिनारियो ये है कि या तो खान साहब खुद डिज़ोल्व करके इलेक्शन करा दें, इससे बेहतर कुछ नहीं है, या इनकी छुट्टी हो जाए और डिज़ोल्व हो जाए असेंबली जल्दी से, या फिर ये है कि अगर किसी ने आके बैठना है वहाँ 1.5 साल तो नवाज शरीफ साहब उस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा, वो कहेंगे हम बाहर बैठते हैं, आप कर ले, गाली खानी है आवाम से खा ले, हम बाहर बैठ के आपको गाली देंगे। अच्छा। ठीक है, कर ले। और जो खान साहब के सियासी शहीद बनने की बात कर रहे हैं, खान साहब की शहादत जो है उनकी गलत फहमी है, वो कहते हैं ना खतरनाक है, ये लफ्ज़ नया लफ्ज़ है, खतरनाक जी, नया ही है ना जी, खतरनाक से खतरनाक, जी जी, ये 3rd डिग्री है खतरनाक। अच्छा, खतरे से आगे खतरे है, बहुत आगे। अच्छा, तो खतरनाक से खतरनाक है, तो खान साहब आप खतरनाक की धमकी दे रहे हैं जी। मेरा ख्याल है खान साहब को पता नहीं है कि इनके साथ क्या आगे होने जा रहा है। अच्छा, और इसके लिए ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आगे जाके देखिएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में इसे लगा देते हैं। एक और अहम खबर जो हमें लंदन से मौसूल हुई, सेठी साहब, बानी MQM जो हैं उन पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो सके, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, बरतानवी अदालत ने। कैसा फैसला ये? देखिए, मेरा तो ये ख्याल था, 2 मेरे ख्याल थे। एक तो ये था कि ये बरतानिया की रियासत के असासे हैं। अच्छा, क्योंकि इनको काफ़ी पनाह दी गई है वहाँ। एक इनकी बड़ी कोशिश की लोगों ने इनको एक्स्ट्राडाइट कराने की, फ़ौजियों के ज़माने में भी और जमहूरी हुकूमत के ज़माने में भी, मगर बरतानिया की रियासत ने इनको प्रोटेक्शन दी हुई थी, यहाँ तक कि उनको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भी दी हुई थी, गार्ड्स भी दिए हुए थे। तो मेरा ये ख्याल था कि क्योंकि एविडेंस काफ़ी तकड़ी है कि इन्होंने उकसाने की कोशिश की थी और वहाँ के कानून बड़े सख्त हैं, तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी इस किस्म की चीज़ ज़रूर होगी। अच्छा, कि भाई हाँ, आपने टेररिज्म तो नहीं की, मगर आपने वायलेंट इंसाइटमेंट टू वायलेंस की है, तशद्दुद पे उकसाया, मारने का कहा, ठीक है, जलाने का। टेररिज्म नहीं की मगर उकसाया ज़रूर है। तो उसके लिए एक छोटी मोटी कि जी आपको घर में 1 साल के लिए 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई, नजरबंद कर देते हैं। नजरबंद नहीं कि आप इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, अगर कहीं जाएंगे नकलो हरकत पे पाबंदी, उसके थोड़ी बहुत है, और आप बात कर, इस किस्म की चीज़ मेरा ख्याल था होगी, मगर हुआ ये कि एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही क्यों नहीं हुआ, हो क्यों नहीं सका? वो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये देखिए ना, टेररिज्म उनके ज़हन में कुछ और चीज़ होती है। अच्छा, इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो है वो और चीज़ है और टेररिज्म और चीज़ है। टेररिज्म इज़ वायलेंस, खुद एक बंदा टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, वो टेररिज्म उसके ऊपर का इल्ज़ाम लगता है। तो जो बंदा उकसाए किसी को, और वो भी जिस किस्म की उकसाना, एक पब्लिक स्पीच करना और कहना 10,000 मील दूर कि भाई आप रेजिस्ट करो, हमारे ऊपर तशद्दुद हो रहा है, आप रेजिस्ट करो, तो वो टेररिज्म किसी खाते में नहीं बनती जी। तो इसलिए मेरा ये ख्याल था कि ये इतनी कोई सख्त सज़ा नहीं होगी, मगर बिल्कुल कोई सज़ा ना होना, ये तो बिल्कुल इसकी तो मुझे ऐसे ही समझ आती है कि वो पहले भी वो उनके असासे थे, अब भी उन्होंने सोचा कि अब बेहतर यही है कि इनको प्रोटेक्ट ही तो रिवाइवल इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, नहीं, कोई रिवाइवल नहीं, कुछ नहीं होना। ये ऐसा केस नहीं है कि जी शहबाज शरीफ साहब और हमजा के ख़िलाफ़ और उनके दूसरे साहिबजादे सुलेमान के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी हुई है और वो एग्जोनरेट हो गए हैं और
नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई और उसका फ़ायदा इनको यहाँ हो गया है। अच्छा। ये उस किस्म की बात नहीं है, उनको यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी MQM जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में पक्की है और किरदार उनका पाकिस्तानी सियासत में ख़त्म है। ख़त्म है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सेठी साहब। और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर, इस पर वीडियो मैसेज के जरिए अपना सवाल भेजिए और फीडबैक भी पहुंचाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।